हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एस्टेट में हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम फिर से एक एस्टेट की क्वेश्चन पेपर की नई सीरीज़ के साथ आ गए हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको लास्ट तक देखने हैं। आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? चार आपके पास ऑप्शन है, लेविटर, सैंगविन, फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने और साइमन। बताइए पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? तो पहला जो अपना बुद्धि परीक्षण था वो बनाया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, फोर्थ आपका आंसर हो गया। अभी आपके पेपर में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, घुमा फिरा के भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के नागरिक थे? फ्रांस के नागरिक थे। उन्होंने ये देखा कि कोई 10 साल का बच्चा है, वो भाई अपने से बड़ी क्लासेस के भी क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। जो बच्चे 13-14 साल के करते हैं वो कोई 10 साल का बच्चा भी कर लेता है। और उसने एक बात और नोट की कि कोई बच्चा ऐसा भी है कि वो क्या है, 20 साल का हो गया है, लेकिन वो क्या, उसका दिमाग है जो उसके दिमाग के जो काम करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है ना, 15 साल के बच्चे की तरह है। तो यहाँ पर बिने जी ने सबसे पहली बार बुद्धि को नापने के लिए टेस्ट बनाया। और इन्होंने अपने टेस्ट में क्या किया था, इन्होंने कम से कम 30 क्वेश्चंस बनाए, जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते थे। यस और नो वाले क्वेश्चन भी होते थे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होते थे, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी होते थे। इस टाइप के क्वेश्चन होते थे जिससे जो सामने वाला इंसान है उसकी बुद्धि का पता लग जाए कि हाँ, इसके अंदर इतनी बुद्धि है, ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि उन्होंने बुद्धि को मेंटल एज के रूप में माना है, मानसिक आयु के रूप में माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि वही होती है जो हमारी मानसिक आयु होती है, जो हमारे दिमाग की आयु होती है। और इस दिमाग की आयु का ना शारीरिक आयु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि कोई बच्चा है वो उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से 20 साल का हो सकता है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है, जो दिमाग की जो उम्र है, वो हो सकती है 15 साल भी हो। ठीक है, तो जो बुद्धि का इन्होंने सीधा सीधा संबंध किससे बताया था, मेंटल एज से बताया था। तो यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहली बात, मानसिक आयु शब्द का जो संपर्क है किसने दिया था, बिने ने दिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि पहला बुद्धि परीक्षण किन्होंने बनाया था, बिने ने बनाया था। कौन सी लैंग्वेज में बनाया था? जो बुद्धि को नापने के लिए जो टेस्ट बना था वो कौन सी लैंग्वेज में बना था? फ्रेंच लैंग्वेज में बना था। कौन सी लैंग्वेज में बना था? फ्रेंच लैंग्वेज में बना था, क्योंकि जो आपके बिने थे वो फ्रांसीसी थे, तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में ये टेस्ट बनाया था। ठीक है, तो कई क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए। उसके बाद 1905 की ये बात हो गई बिने की। ठीक है, जो इन्होंने करना था कर दिया बुद्धि के ऊपर। इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेंटल एज है वही हमारी क्या है, बुद्धि है। अब 1912 में अपने आए स्टर्न ने क्या कहा कि नहीं बिने जी, आप ये क्या कर रहे हो, सिर्फ मेंटल एज को लेके आप बुद्धि को नहीं नाप सकते, आपको एक और शब्द लेना पड़ेगा। क्या? IQ। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। IQ है ना, ये हमारी बुद्धि को नापने की यूनिट है। IQ से ही हम, IQ का मतलब ही है कि बुद्धि नापने की यूनिट। जैसे हम बाजार में जाते हैं, 1 किलो 2 किलो चावल लेके आते हैं, वैसे ही हम बुद्धि को नापेंगे IQ में। और हम डायरेक्ट नहीं नापेंगे इसको। कैसे नापेंगे? जो आपने मेंटल एज बताई थी, ठीक है, वो ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी रियल की एज है, जो हमारी शरीर की एज है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिकल एज, शारीरिक उम्र, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारी बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। बुद्धि लब्धि मेरे ख्याल से शब्द आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ये एक तरीके की यूनिट बताई थी इन्होंने बुद्धि को नापने के लिए। जैसे हम कुछ भी सामान लेके आते हैं ना, बोलते हैं किलो दे दो, तो किलो वो यूनिट ही तो हुई ना, तो यहाँ पर बुद्धि की यूनिट IQ बताई इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला वो क्या निकला कि IQ शब्द का
आईक्यू शब्द का या बुद्धि लब्धि बोल दूँ हिंदी में, सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो हमारा किन्होंने किया था? स्टर्न ने किया था। कब किया था? 1912 में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सीधा मानसिक आयु सिर्फ एक शब्द पूछा जाए, सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो बीने ने किया था। और अगर बुद्धि लब्धि शब्द आ जाए, आईक्यू शब्द आ जाए, सबसे पहले किन्होंने किया था? स्टर्न ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। और उन्होंने यहाँ पर स्टर्न ने मोटा मोटा अपना फॉर्मूला भी दे दिया था। देखो, प्रॉपर फॉर्मूला नहीं दिया था स्टर्न ने, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दे दिया था कि जो मेंटल एज थी उसको क्रोनिकल एज, जो आपकी शरीर की उम्र है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये यहाँ तक फॉर्मूला दे दिया। लेकिन इसके बाद इनके 4 साल के बाद, स्टर्न के 4 साल के बाद एक और हमारे मनोवैज्ञानिक आ गए, टर्मन। ठीक है, कौन से आ गए? टर्मन आ गए। कब आ गए? 4 साल के बाद, यानी कि 1916 में आ गए। इन्होंने क्या कहा कि स्टर्न जी आपके में भी कुछ गलती रही है फॉर्मूले में। ये इन्होंने, टर्मन ने बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला दे दिया। टर्मन ने बिल्कुल सुधार दिया फॉर्मूले को। क्या बना दिया? मेंटल एज इन्होंने उठाई, बीने की, अपॉन में क्रोनिकल एज, ये इन्होंने पूरा फॉर्मूला बना लिया। किसका? जो हमारे किन्होंने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ये यूं का यूं उठा लिया और बोले कि इसको सिर्फ एक छोटी सी कमी है उसको दूर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ आ जाए कि आईक्यू का फॉर्मूला किन्होंने दिया था, यहाँ पर बात हो रही फॉर्मूले की, शब्द नहीं यूज कर रही हूँ मैं कि आईक्यू शब्द किसने दिया, आईक्यू का फॉर्मूला किन्होंने दिया, तो वो दिया था अपने टर्मन ने दिया था। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले जो हमारी बात चली थी मेंटल एज से, मेंटल एज दिया था सबसे पहले बीने ने, फिर अपॉन में क्रोनिकल एज दे दिया था, और आईक्यू का फॉर्मूला बता दिया था। किन्होंने बता दिया था? स्टर्न ने बता दिया था। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा प्रॉपर अच्छे वाला फॉर्मूला बनाया था हमारा किन्होंने? टर्मन ने। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो चलिए अभी अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशल ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन इज नोन एज। बताइए कौन सी ऐसी मनोविज्ञान की शाखा है जो मनुष्य में जो पूरे उम्र में जो चेंज होते रहते हैं ना, चाहे वो शारीरिक रूप से चेंज हो, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कैसे भी चेंज हो, बताइए कौन सी मनोविज्ञान में ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिए नाम से पता होना चाहिए आपको, विकास यानी कि डेवलप, है ना। डेवलप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में क्या है, जो विकास होता रहता है, बदलाव होता रहता है, चेंजेज होते रहते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो बच्चा है वो छोटे से बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। चेंजेस किस बेस पे? शारीरिक, मानसिक, एक तरीके से संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से जो कुछ भी चेंजेज होते हैं वो हम किस में काउंट करते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान में देखते हैं। ठीक है, कि बच्चा या बड़ा होकर उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं किसी भी इंसान में। ठीक है, तो सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये तीनों भी डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट का पॉइंट है। देखिए नैदानिक मनोविज्ञान क्या होती है? कई बार आदमी क्या है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं होता है। तो ये नैदानिक मनोविज्ञान क्या करती है? उन कारणों का पता लगाती है कि किन कारणों से ये हुआ है। ठीक है, उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, ये सारी चीज़ें पता करना नैदानिक मनोविज्ञान का काम होता है। ठीक है, कि इंसान जो भावनात्मक रूप से जो अस्थिर हुआ है उसके कारणों का पता लगाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है नैदानिक मनोविज्ञान में। सेकंड आपका परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान का ही बड़ा रूप है। इसमें क्या है, बिल्कुल काउंसलिंग की जाती है लगातार। ठीक है, अगर किसी इंसान में कुछ दिक्कत आ गई है, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गया है, आपने देखा होगा कई इंसान क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल ठीक नहीं होते हैं, उनका दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं होते हैं, तो उनकी फिर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है।
स्टेप बाय स्टेप उनको बुलाया जाता है। तो ये काम होता है अपना परामर्श मनोविज्ञान का। ये क्या है, व्यापक शाखा है, नैदानिक मनोविज्ञान का ही बड़ा रूप लगा लो। विकासात्मक मैंने बता ही दिया कि जो जो इंसान में चेंज होता है, विकास जैसे भी छोटे से बड़ा होता है तो हमारे अंदर डेवलप तो होते ही है ना, तो जो जो फिर चेंजेज आए हमारे में वो सारे हमारे विकासात्मक मनोविज्ञान में। और फोर्थ आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नाम से ही पता होना चाहिए, प्रयोग करेंगे इस मनोविज्ञान में, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अनुसंधान करेंगे, है ना। तो ये आपके मैंने चारों बता दी है, और जो इसका आंसर होगा सेकंड का वो क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। देखिए जन्मजात अभिप्रेरक मैंने बता रखे हैं जो इंसानों और जानवरों में दोनों में ही पाए जाते हैं, जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सुरक्षा, सेकंड है भूख, थर्ड है प्यास और फोर्थ है विश्राम। बताइए किस चीज़ के बिना इंसान नहीं रह सकता। क्या भूखा इंसान ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, ना ही जानवर रह सकता है। पानी के बिना, प्यास लगी है इंसान को, रह सकता है जिंदा, नहीं रह सकता। उसके बाद विश्राम, देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर कोई इंसान है या जानवर है जब तक विश्राम नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आप 2 दिन इकट्ठे जाग कर देख लीजिए, 3 दिन दिन रात जाग कर देख लीजिए, चौथे दिन आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी, ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाएगी, आप रेस्ट की सिचुएशन में चले जाएंगे, विश्राम की अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना, सुरक्षा, सेफ्टी, देखिए जब ये हमारे ना जन्मजात अभिप्रेरक पूरे हो जाते हैं ना, भूख, विश्राम, प्यास, है ना, ये पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी इंसान क्या करता है जन्मजात अभिप्रेरक से ऊपर उठकर कि अब थोड़ी सी ना सेफ्टी कर ली जाए। आपके पास जब ये बेसिक चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगे, आप सोचोगे एक घर ले लें अच्छा सा, है ना, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए LIC वगैरह कर लें, है ना, फ्यूचर प्लान करने लग जाते हैं। तो सुरक्षा है ये, अगर आप ये सेफ्टी प्लान नहीं भी करोगे आगे तक तो भी आपकी क्या ज़िंदगी चल सकती है, ठीक है। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक मैंने बता दी जिसके बिना आप नहीं रह सकते, तो ये तीनों ही आपके जन्मजात अभिप्रेरक है, और जो सुरक्षा है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। देखिए आप लोग को पता है जो किशोरावस्था की उम्र होती है वो कितनी होती है, 12 से 18 साल, है ना। और इस एज में क्या होता है, बच्चा एक तो प्रेशर में रहता है, ठीक है, दूसरा उसके अंदर एक तरीके का स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, और वो तूफान की तरह भी होता है ना, लड़ाई झगड़ा, तभी गुस्सा आ जाता है उसको हर एक बात पर, और यहाँ पर क्या करता है, संघर्ष भी करता है। तो ये 4 शब्द जो बताए थे किशोरावस्था के, बताइए ये किन्होंने कहे थे। ये हमारे कहे थे स्टेनले हॉल ने। फोर्थ का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। इसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी कि हॉल था, हॉल में क्या आ गया, तूफान आ गया था, है ना, और तूफान आते ही सब क्या हो गए थे, टेंशन में हो गए थे, स्ट्रेस में हो गए थे, है ना। तो स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप अपना, निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपान की सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। देखिए आप लोग को पता है कि जो गैने थे उन्होंने लर्निंग से रिलेटेड अपना सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपने सिद्धांत को 8 हिस्सों में बांटा था, ठीक है। इंग्लिश में और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल पर आपको ध्यान देना है। इन हायरेकल, हायरेकल वर्ड क्या होता है आप लोग को पता हो कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ क्या है, लाइन टू लाइन रखी होती है ना, स्टेप टू स्टेप रखी होती है, उसको हायरेकल बोलते हैं। हायरेकल थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय गैने। देखिए यहाँ पर हम इसको बिल्कुल मस्त ट्रिक के साथ करेंगे। जो गैने थे उन्होंने लर्निंग से रिलेटेड जो अपना सिद्धांत दिया था उसको 8 हिस्सों में बांट दिया था। क्या किया था इन्होंने, पहले इन्होंने एक ऐसी पिरामिड की शेप या ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल ली। अब ट्रायंगल के कर दिए इन्होंने 8 हिस्से। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में हो गया 8। अब आप एक स्टोरी सुनो इससे रिलेटेड, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए एक बच्चा है वो SSC की तैयारी कर रहा है,
ठीक है। एसएससी की जो वो तैयारी कर रहा था तो उसको क्या लगा कि एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट, कि एसएससी क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो टीचर के पास गया और जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई कि एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट। तो टीचर क्या कहती हैं कि बेटा कंसेप्ट क्लियर करो, रूल लर्न करो, प्रॉब्लम सोल्व, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए वही ट्रिक्स है हमारी, क्या है, एसएससी, बच्चा क्या बोल रहा है, एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। एसएससी क्या है, बहुत मुश्किल है। अब टीचर क्या कहती है, टीचर कहती है कि बेटा कंसेप्ट क्लियर करो, रूल लर्न करो और प्रॉब्लम आपकी सोल्व। अब इससे ही हमारे बन गए जो लर्निंग के आठों 8 स्टेप बन गए। जो पहला स्टेप होगा वो एस से, इस वाले एस से हमारा बनेगा सिग्नल। क्या बनेगा, सिग्नल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संकेत। सेकंड वाला है आपका एस, फिर से दोबारा एस आ गया, एस से बनेगा एस आर लर्निंग, एस आर लर्निंग। थर्ड वाला सी, सी से अपना बनेगा चेन लर्निंग, सी से क्या बनेगा, चेन लर्निंग, है ना, श्रृंखला। एसएससी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, इस वाले पे, वी पे। वी से हमारा बनेगा वर्बल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हम इसको शाब्दिक, इंग्लिश में वर्बल यानी कि शाब्दिक। अगला फिफ्थ पे आएगा आपका डी, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विभेदन, डिफरेंशिएट करना सीखना, विभेदन करना सीखना। उसके बाद आएगा सी से कंसेप्ट क्लियर करो, तो कंसेप्ट का कंसेप्ट ही रहेगा। रूल लर्न करो, रूल का रूल ही रहेगा। ठीक है, रूल बोल सकते हो आप इसको, या आप इसको सिद्धांत बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और फिर प्रॉब्लम सोल्व। लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सोल्व थी। देखिए हमने 8 के 8 सीढ़ियाँ क्यों चढ़ी हैं, सबसे ऊपर जाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो हमने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गैनी के सिद्धांत का जो उच्चतम स्तर है वो कौन सा है, प्रॉब्लम को सोल्व करना ही है। ठीक है, और इसको बिल्कुल आपको सीरीज में ही याद करना है। और जो आपकी सीरीज चलेगी ये आपकी चलेगी सरल से जटिल की तरफ चलती है ये। ठीक है, इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि पहले हमारे इजी स्टेप है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे स्टेप क्या होते जाएंगे, डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक ही बार ही रटना है ये कि एसएससी वेरी डिफ़िकल्ट, कंसेप्ट क्लियर करो, रूल बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। दिन में आप 3-4 बार सिर्फ यही लाइन बोलोगे, आपको ऑटोमेटिक लाइन से याद हो जाएगा। क्योंकि हर बार कहीं पे तीसरा स्तर पूछ लिया जाता है, कहीं पे फोर्थ, कहीं पे सबसे निचला स्तर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उच्चतम स्तर पूछ लिया, तो उच्चतम स्तर मैंने बता दिया कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कि जो गैनी का जो अधिगम का जो सिद्धांत था उसमें उच्चतम स्तर क्या है अपना, उच्चतम स्तर है आपका प्रॉब्लम को सोल्व करना, समस्या का समाधान करना। जो बाकी हैं ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए किस किस में आएंगे आपके। ये जो आपका था डिस्क्रिमिनेट करना किस में था, फिर वेरी डिफ़िकल्ट था ना, फिफ्थ स्टेप में था, है ना। टीचर ने बोला था कि बेटा कंसेप्ट क्लियर करो, 6 स्टेप में था। रूल बनाओ यानी कि प्रिंसिपल बनाओ, 7th स्टेप में था। और ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये क्या है, 8 स्टेप, 8 हमारा क्या है, लास्ट स्टेप था, यानी कि सबसे हाईएस्ट स्टेप था। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में। फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। अब देखिए नॉन प्रोजेक्टिव पूछा, प्रोजेक्टिव जो नहीं है। प्रोजेक्टिव का मैंने बता रखा है आपको, प्रक्षेपण को हिंदी में, कि इसका मतलब होता है अपनी चीज़ें थोपना, अपने विचार निकालना किसी तीसरी चीज़ की वजह से। ठीक है, अपने विचार बाहर निकालो, तो ये आपके होते हैं प्रक्षेपण। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं आपके प्रक्षेपण विधि में। साहचर्य पर विधि, एसोसिएशन टेक्निक, बिल्कुल एसोसिएशन का मतलब आप समझते होंगे, मिलान करना, किसी चीज़ को जोड़ना, है ना। ये सब आपकी किस में आती हैं, प्रोजेक्ट मेथड में आती हैं। सेकंड है समाजमितीय प्रविधि, ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक में नहीं आती हैं, क्योंकि समाज नाम से पता लगना चाहिए आपको। समाज, ये हमारी समाज में जो हमारे संबंध हैं, हमारे ग्रुप में, समूह में, जैसे हमारे संबंध है समाज में, वो चीज़ें दिखाती हैं। ठीक है, तो जो सेकंड है ये हमारी प्रक्षेपण विधि नहीं है। थर्ड आपका रचना प्रविधि, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, बिल्कुल। देखिए रचना प्रविधि में ना हर एक इंसान का अपना अपना दिमाग होता है, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, और जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है किसी इंसान की, वैसे ही वो कोई चीज़ क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी जाती हैं। फोर्थ आपका पूर्ति प्रविधि यानी कॉम्प्लीशन टेक्निक, ये भी बिल्कुल प्रक्षेपी विधि है।
इसमें क्या किया जाता है, आगे थोड़े से वर्ड लिख दिए जाते हैं और जो पीछे की जगह खाली छोड़ दी जाती है। जैसे कुछ भी लिख दे सकते हैं, एक बार एक आदमी था, या एक बार एक आदमी आगे डैश। तो आगे की स्टोरी सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके जैसे विचार होंगे वैसे ही वो यहाँ पर स्टोरी बना देगा। तो इससे भी तो हमारी पर्सनैलिटी निकल के आएगी ना। तो जिससे हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल डायरेक्ट वे में नहीं निकल के आएगी, प्रोजेक्टिव वे में नहीं निकल के आएगी, वो हमारी क्या है, समाज मित्य प्रविधि है। तो जो 6 का आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। बताइए कौन सा अच्छी मेंटल हेल्थ का लक्षण नहीं है। पहला, इमोशनल मैच्योरिटी, आप इमोशनल रूप से मैच्योर हो, सामूहिक रूप से आप मैच्योर हो, परिपक्व हो। बिल्कुल, ये तो अच्छा लक्षण है ना। ठीक है, अगर हम इमोशनली स्ट्रोंग है, मैच्योर हैं, तो हमारे इमोशंस को हम क्या है, अच्छे से रख सकते हैं, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बिल्कुल, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। थर्ड है असहनीयता, यानी कि इंटॉलरेंस, यानी कि सहन ना करना। ठीक है, ये हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। और फोर्थ है आपका आंसर आत्म मूल्यांकन की क्षमता, बिल्कुल, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, बिल्कुल, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है कि हम खुद का एनालिसिस खुद कर सकें। तो जो तीनों हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये आपके गुड हेल्थ के, गुड मेंटल हेल्थ के लक्षण हैं। और जो थर्ड है ना, आप किसी चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हो, वो आपका अच्छी हेल्थ का लक्षण नहीं है। तो जो 7th का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया था। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, पहला है, बताइए कौन सा जीन पियाजे ने कौन से अपने सिद्धांत में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। पहला, आत्मीकरण, एसिमिलेशन, बिल्कुल एसिमिलेशन का जिक्र किया है जीन पियाजे जी ने। और पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड, समिष्टीकरण यानी कि अकोमोडेशन, बिल्कुल इसका भी जिक्र किया है। थर्ड है सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। देखिए, इसका जिक्र नहीं किया है। जो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक की बात किन्होंने कही थी, अपने ब्रूनर जी ने कही थी ना, ब्रूनर ने कही थी। पियाजे ने कहीं पर भी सांकेतिक का जिक्र नहीं किया है। फोर्थ आपका संतुलन, इक्विलिब्रेशन, बिल्कुल, इन 3 चीज़ों की बात पियाजे ने कही है। और जो सिंबॉलिक की बात कही थी वो किन्होंने कही थी, ब्रूनर ने कही थी। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। ब्रूनर ने क्या किया था, ब्रूनर ने कैसे कोई इंसान सीखता है बचपन में, उसकी 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी, जैसे आप IAS का पेपर देने जाते हो ना, तो आई की जगह पर वहाँ पर लगेगा EIS। ठीक है, ब्रूनर की 3 स्टेजेस थी, इनएक्टिव, I से आइकॉनिक और S से सिंबॉलिक। ठीक है, तो ये जो सिंबॉलिक है ये अपना ब्रूनर की स्टेज से लिया गया है। ठीक है, तो ये थर्ड आपका हो गया रॉन्ग, और यही जो नहीं है वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 8 का आंसर अपना क्या होगा, थर्ड आपका आंसर होगा। अब इनको देख लेते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐड करना। ठीक है, प्लस करना। आपके पास कोई जानकारी है, उसी जानकारी में आप और आगे जानकारी बढ़ा लो। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है किसी भी चीज़ की, उसी में आप और आगे ऐड कर दो, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। सेकंड आपका अकोमोडेशन, समष्टीकरण, यानी कि आपने जो जानकारी थी उसको बिल्कुल हटा दिया। ये मतलब ऐसे है, मान लीजिए पहले आपके पास कुछ भी जानकारी थी, उसको बिल्कुल हटा के अलग से जानकारी करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अकोमोडेशन। और जो फोर्थ है आपका इक्विलिब्रेशन। देखिए, जो आपके पास पहली जानकारी थी और अब आपके पास जो नई जानकारी आ गई, इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम का काम करेगा, दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा, वो आपका क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ट्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। देखिए, जो जेम्स ट्रेवर थे वो कहाँ के थे, स्कॉटिश के थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो हमें नॉलेज हो जाए उस चीज़ से, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उससे हमारे चरित्र का भी निर्माण होना चाहिए। और थर्ड,
वो क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, जिससे हम व्यवहारिक हो जाएं। तो 3 चीज़ों ने की इन्होंने बात कही थी, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो देखिए इन 3 चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया था, 3 स्टेप बनाए थे। कौन कौन से? इन्होंने पहला बनाया था द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशंस, अप्रिस्क्रिप्ट संवेगों का चरण। सेकंड, मनोभावों का चरण, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट्स। और थर्ड इन्होंने बनाया था आत्मसम्मान चरण, यानी कि द सेल्फ रिगार्ड स्टेज। देखिए इसमें क्या है, अगर कोई भी जो इमोशंस हैं, सबसे पहले जो हमारे बाहर निकलते हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने घटित होती है तो हमारे जो इमोशंस निकलते हैं वो अप्रिस्क्रित होकर निकलते हैं, यानी कि वो बिल्कुल जैसे हैं हमारे मन में वैसे ही निकलते हैं। उनमें हम कुछ काट छाट नहीं करते, ठीक है ना, कुछ उनको प्योरीफाई नहीं करते। जैसे क्रूड होता है ना, कि जो मिक्सअप है, जैसा है अंदर वैसा ही बाहर, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही बाहर, कोई काट छाट नहीं। सेकंड, मनोभाव का चरण, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट्स। यहाँ पर हम अपने इमोशंस को क्या करेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अपने मन को क्या करेंगे, थोड़ा सा मन में जो इमोशंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, कि कैसे हमें बाहर निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो एक बात बताओ, देखो जो फर्स्ट वाला है इसका मैं एग्जांपल दूँ क्रूड इमोशन का। मान लीजिए आप एकदम से खुश हो गए, ठीक है, किसी बात को लेकर आप खुश हो, तो आप एकदम से बिना कुछ सोचे समझे अपने इमोशंस बाहर निकाल दोगे, ठीक है। आप मनोरंजक वे में निकाल सकते हो, आप डांस करने लग सकते हो, ठीक है। तो अंदर से आपके इमोशंस थे। सेकंड में आप अपने मन के भावों का जो है, मन के भावों का चरण है ये, यानी कि अपने जो मन में जो इमोशंस हैं वो थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके, थोड़ा बहुत सोच समझ के करोगे। और थर्ड है आपका आत्मसम्मान चरण, यानी कि थर्ड स्टेप में आप में क्या आ जाता है, बिल्कुल सेल्फ रिगार्ड आ जाता है, अपना आत्म का सम्मान आ जाता है, अपने आप जो है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे किन्होंने, जेम्स टेलर ने दिए थे। और जो फोर्थ है ना, ये कन्फरिंग कन्वेंशनल स्टेज ही हमारी जेम्स टेलर ने नहीं दी थी। तो जो 9th का जो आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा कि 4 स्टेज नहीं दी थी, ये 3 ही स्टेजों में डिवाइड किया था। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? अब देखिए संज्ञानात्मक विकास किन्होंने दिया था, जीन पियाजे जी ने दिया था। लेकिन संज्ञानात्मक विकास में जो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी थी ना, जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, वो हमारी किन्होंने दी थी, वाइगोत्स्की जी ने दी थी। अगर यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक विकास किन्होंने दिया था, तो जीन पियाजे ने। लेकिन अगर यहाँ पर आ गया संज्ञानात्मक विकास का जो सामाजिक, ये वर्ड आपको पकड़ना है, सोशल कल्चरल थ्योरी, जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए ना, सोशल कल्चरल थ्योरी, तो अपना क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 10th का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? प्रक्षेपी का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रक्षेपी शब्द का मतलब क्या होता है, थोपना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ठीक है। आपको बताना कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, वर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन का तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो, यहाँ पर शब्द का एसोसिएशन हो गया। आपने देखा होगा ना मिलान करना छोटी क्लासेज में, कि एक साइड अलग तरीके के शब्द दे देते हैं, एक साइड दूसरे शब्द या पिक्चर दे देते हैं, फिर आप मैचिंग करते हो, है ना। तो वो क्या होती है, आपकी प्रक्षेपी विधि होती है, बिल्कुल। सेकंड है वुडवर्थ का व्यक्तित्व दत्त पत्र, बिल्कुल नहीं, ये हमारी प्रक्षेपी विधि नहीं होती है। इसमें आपको साइड में इसकी पिक्चर भी दिख जाएगी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें आपको यस और नो इस तरीके के जवाब देने होते हैं, ठीक है। ये कब बनाया गया था, ये एक तरीके से है ना, जो वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र है ना, ये सबसे पहला पर्सनैलिटी टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं। ये पहला पर्सनैलिटी टेस्ट बना था जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ये मेनली रोज़गार देने के लिए, लोगों की पर्सनैलिटी देखने के लिए कि हाँ ये लायक है भी इसमें भर्ती करने के लिए, सेना वगैरह में भर्ती करने के लायक हैं भी या नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टेस्ट बनाया गया था। थर्ड देखते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण, बिल्कुल। सेंटेंस कॉम्प्लीशन का तो हमने अभी बात की थी कि क्या है, कुछ आगे थोड़े से शब्द लिख दिए जाते हैं, पीछे की जगह खाली। भाई आप मान लीजिए एक बार एक राजा था, उसके आगे का डैश, अब अपने मन से अपनी स्टोरी बनाओ, कोई कैसे बनाएगा कोई कैसे बनाएगा, तो बिल्कुल वाक्य पूर्ति भी है।
चित्रकथानक परीक्षण, बिल्कुल। जो रोरशा है, रोरशा शाही धब्बा आपने देखा होगा, वो क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट ही तो है, प्रक्षेपण विधि ही तो है। उसमें क्या दिए जाते हैं, चित्र दिए जाते हैं। मेनली कितने चित्र, उसमें 10 चित्र हैं, और बोला जाता है इन चित्रों को देख के कहानी बनाओ। ठीक है, तो बिल्कुल ये चित्रकथानक भी, वाक्यपूर्ति भी और शब्दसाचिर्य परीक्षण, ये तीनों क्या हैं, प्रक्षेपी प्रविधि हैं। लेकिन जो सेकंड है ये प्रक्षेपी प्रविधि का उदाहरण नहीं है। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाई कैटल। देखिए, आप लोग को पता होगा जो कैटल थे, इन्होंने डिक्शनरी में से ऑलमोस्ट 18,000 के करीब क्या किए थे, ऐसे शब्द निकाले थे जो क्या पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने आगे और इनको कम किया और कम किया। ठीक है, एट लास्ट ये कितने पर पहुंच गए थे, 35 पर पहुंच गए थे। और उसके भी बाद में इन्होंने जो 16 थे ना, 16 अपने मूल कारक बताए थे। ठीक है, व्यक्तित्व से संबंधित 16 इन्होंने क्या बताए थे, बेसिक कारक बताए थे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि कैटल का गत्यात्मक विशेषक यानी कि डायनेमिक ट्रेट। डायनेमिक ट्रेट होता है जब कोई इंसान, पर्सनैलिटी का वह गुण जिससे कोई एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ क्या करता है, गति करता है। ठीक है, अट्रैक्टेड फील करता है। अब वो अट्रैक्टेड फील या उसकी तरफ, दूसरे आदमी की तरफ गतिमान होना, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, या फिर हो सकता है वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, या फिर उसको इनेटिव गुण यानी कि जो जैसे सेक्स हो गया, या फिर आप हंगर हो गया, जो आपके जन्मजात गुण हैं उनकी वजह से भी वो अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं गत्यात्मक विशेषक। ठीक है, यानी कि एक आदमी क्या है, दूसरे आदमी की पर्सनैलिटी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो उसके इमोशनली अटैच हो सकता है। ठीक है, उसके जन्मजात गुण जो होते हैं किसी भी इंसान के, कि भाई उसको भूख है और दूसरा आदमी उसको क्या खाना दे रहा है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट है, किसी भी रीजन से हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें से प्रकार नहीं है। मेरे ख्याल से डायनेमिक ट्रेट, आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका अभिवर्ती एटीट्यूड। बिल्कुल, देखिए कोई भी इंसान है वो दूसरे आदमी के एटीट्यूड से प्रभावित हो सकता है, दूसरे आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, जो एटीट्यूड होता है, उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। दूसरा, तीव्र इच्छा। देखिए, तीव्र इच्छा से कोई आदमी कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, आपके अंदर तीव्र इच्छा है तो आप कैसे दूसरे आदमी से प्रभावित हो। ठीक है, तो कुछ तो आप कुछ उसमें गुण दिखेंगे, तभी तो आप किसी दूसरे की तरफ क्या होगे, अट्रैक्टेड होगे ना। तो तीव्र इच्छा तो कोई होगा ही नहीं। थर्ड है स्थायी भाव यानी कि सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स क्या होता है, मनोभाव इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मन के भाव उस इंसान से मिलते हो, आप इमोशनली अटैच हो, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। फोर्थ देखो, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में कोई रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है, तो ये भी क्या है, तो भी आप उस आदमी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगे। ठीक है, ये कोई गुण थोड़ी ना है व्यक्तित्व का। ठीक है, तो ये भी आपका फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसमें जो 12th में है, 12th का अगर नहीं में ऑप्शन देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ ये दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप आंसर लगा के आ जाओगे तो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण यानी कि CAT लागू हो सकता है। फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैट इज एप्लीकेबल। देखिए, मैंने आपको बता रखा है क्या, कि अगर आपका आ जाए टैट और कैट, अगर आपका ऐसे लिखा आ जाए TAT टैट, आपको पता है जब टैट आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो टैट आते ही आपके मुंह से निकलेगा टैट मरे, यानी कि मर गए, फिर पढ़ना पड़ेगा टैट मरे। और अगर कैट आ जाए, कैट कैसी होती है, ब्लैक। ठीक है, ये दो वर्ड आपको मैंने बता रखे, टैट मरे कैट ब्लैक, टैट मरे कैट ब्लैक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो कैट है, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट किन्होंने बनाया था, ब्लैक ने बनाया था। और किन के लिए बनाया था, फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई होगी, CAT की, C से चिल्ड्रन, A से अप्रिसिएशन, T से टेस्ट। और एक किन के लिए बनाया गया था, 3 से 10 साल के बच्चों के लिए बनाया गया था।
ठीक है, तो जो आपका 13th का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4th आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट। किशोरावस्था आपको पता है कौन सी एज में मानेगी, 12 से लेकर 18 साल तक की एज को माना गया है ना। तो देखिए बताते हैं क्या क्या नहीं होता इस एज में। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। जो आपकी जो मसल्स होंगी वो क्या होंगी, जितनी आपकी बॉडी का वेट है उसकी 20% मसल होंगी। नहीं, ये तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा हमने, है ना। तो बाकी भी देख लेते हैं। देखो, दीवा से ओपन देखने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल। ड्रीमिंग एज होती है ये। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम इंक्रीज्ड, इसमें इंसान क्या है, दिन में सपने देखता रहता है ना किशोरावस्था में। जब कोई भी इंसान यंग एज में आता है तो वो क्या, उसके अलग तरीके के सपने होते हैं, बिल्कुल। शब्दकोश बढ़ जाता है, बिल्कुल। इस एज में आके ना आपकी वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, बिल्कुल। अब यहाँ तक मेंटल, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, जितना भी आपका मानसिक विकास होना होता है, दिमागी तौर पर जितना आपका विकास होना होता है, इस एज तक हो जाता है ना। 18 साल के बाद थोड़ी ना, तभी तो 18 ईयर्स क्या है, वोटिंग के लिए भी तो 18 ईयर्स से ऊपर का ही डाल सकता है ना। क्यों? क्योंकि 18 साल से पहले क्या है, बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है। तो 18 साल तक उसका मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। तो आई होगी मेरे ख्याल से बात समझिए। तो जो 14th का जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी चीज़ अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में ठीक नहीं है। पहली बात, जब भी कोई भी इंसान मोटिवेटेड होता है, अभिप्रेरणा किसी इंसान में होती है, तो अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ से मोटिवेटेड हो, मान लो आपका एस्टेट क्लियर करना है और आप इस चीज़ से क्या हो, मोटिवेटेड हो कि मुझे करना ही करना है, तो आप लक्ष्य की तरफ क्या करोगे, निरंतर बढ़ते जाओगे, है ना। बिल्कुल ठीक होगा। सेकंड, अब प्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है, बिल्कुल। अगर कोई इंसान अच्छी तरीके से मोटिवेटेड है तो वो रेगुलर, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। थर्ड, अगर वो लक्ष्य तक पहुंचने में कंटिन्यूटी नहीं दिखाता तो इसका मतलब क्या है, वो अभिप्रेरित नहीं है, ये बात समझ जाना। थर्ड है, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, बिल्कुल भी नहीं। और कोई इंसान मोटिवेटेड है तो उसका जो व्यवहार होगा, जो बिहेवियर होगा, वो कठोर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। फोर्थ, अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, बिल्कुल। देखिए, जब कोई इंसान मोटिवेट होता है ना, ठीक है, मोटिवेशन से क्या होती है, एक तरीके से एनर्जी सी आती है ना, कि नहीं अब तो हम ये चीज़ कर लेंगे। तो जो 15th का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, थर्ड आपका आंसर रॉन्ग होगा। अगला बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।